12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग पढ़ लिया था। आज मुझे आपको इस चैप्टर की आखिरी क्लास देनी है, यानी टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन और पॉइंट टू रिमेंबर तक बता दिया था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिकैप करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट थोड़ा डिटेल में, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दिस चैप्टर इज़ टोटली फिनिश। सर, क्या मैंने बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में? देखिए, देयर इज़ नो नीड टू लर्न दिस, ज़रूरी नहीं कि आप यही लर्न करें। आप अपनी तरफ से समझ सकते हैं कि भाई देखो, गवर्नमेंट ने क्या करा। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, ठीक है, गवर्नमेंट ने टेक्निकल रिफॉर्म्स किए, गवर्नमेंट ने जनरल रिफॉर्म्स किए। तो जब इतने सारे रिफॉर्म, इतने सारे सुधार गवर्नमेंट ने किए, तो सीधी सी बात है कि हमारा एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला होगा, वो थोड़ा पुशअप किया होगा, है ना। उस बूस्ट, उस पुशअप को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप बोलेंगे इन मिड-60s the traditional agricultural strategy changed into modern strategy, so the production of wheat and rice increased rapidly, which is known as green revolution। देखा जाए तो ये जो मैंने डेफिनेशन दी है, ये बहुत सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया कि मिड-16 में जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, उसके स्थान पर हमने क्या करा, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते थे उसकी जगह हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करी, और उससे हमारा वीट का और राइस का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गया, और उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, जिससे कि आपको मेरिट डिमेरिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर एग्जैक्टली पीरियड बोला जाए तो कौन सा पीरियड था, तो क्लास वो था 1966। नंबर 2, क्रोप, कौन सी क्रोप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो वीट एंड राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। एरिया कौन कौन से थे जहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाई दी, तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र, और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि सम एरियाज़ ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी, बट आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा था, सब एरियाज़ में नहीं थे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने केवल आपके सामने 5 नाम लिखे, ये 5 आप याद रखिएगा। इसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, जिसकी वजह से इंडिया में हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो वो थे MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो लाने के पीछे का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बातें आप सबको याद होंगी। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास, तो आज हम बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला मेरिट है क्लास हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट। बच्चों, मैंने लिखा हुआ है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारी कंट्री के अंदर आई तो उसका फ़ायदा क्या मिला, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन के अंदर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा के मेरिट डीमेरिट बताने, इसलिए एक प्रॉपर क्लास में बताऊंगा। देखो, याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको एक बात बताई थी कि 1965 तक, यानी 1965 तक इंडिया क्या करता था कि जो फूड ग्रेन होते थे वो सारे के सारे फूड ग्रेन वो अमेरिका से इंपोर्ट करता था, यानी वी आर इम्पोर्टिंग द फूड ग्रेन आइटम्स। ठीक, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारी कंट्री में आई तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को क्या बना दिया, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, और नेक्स्ट 10 ईयर तक, याद रखिएगा 10 सालों तक हम लोगों को किसी से कोई फूड ग्रेन इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। यानी आप बोलोगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को ये हुआ कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए, किसके अंदर, फूड ग्रेन के अंदर। ठीक है क्लास, तो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज फॉरेन रिजर्व। क्या लिखा बच्चों मैंने, इंक्रीज फॉरेन रिजर्व। हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हमने जो
एक्सेस फूड ग्रेन थे, उन सभी एक्सेस फूड ग्रेन को क्या करा, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करा और उससे हमें फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसीज मिली। आइए एक बात समझाता हूँ आपको, एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको पता है करंट की सिचुएशन में उस कंट्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है जिस कंट्री के फॉरेन रिजर्व सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिस कंट्री के भी फॉरेन रिजर्व सबसे ज़्यादा होंगे वो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री मानी जाती है। तो इंडिया ने क्या करा था कि जब 1966 में हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इतना प्रोडक्शन हुआ कि हमने उस प्रोडक्शन को दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करा, और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने से हमें क्या मिली, फॉरेन करेंसीज मिली, और इस वजह से हमारे फॉरेन करेंसीज का जो रिजर्व था वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेरिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्रीज फॉरेन रिजर्व। अ कंट्री इज पावरफुल कंट्री इफ इट हैज़ अ हाई फॉरेन करेंसी रिजर्व। एक कंट्री पावरफुल कंट्री तब मानी जाती है जब उसके पास क्या होता है, हाई फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट देयर एक्सेस फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्री एंड अर्न अ वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी। और उन्होंने क्या करा कि फूड ग्रेन के जितने भी एक्सेस आइटम होते थे, यानी जितनी कंट्री में नीड होती थी उसको तो हमने यूज़ कर लिया, उसके अलावा जो बचते थे हम उसे क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। इससे हमें वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी मिलती थी। तो पहला पॉइंट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, दूसरा पॉइंट इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व। अब आइए चलते हैं अगले मेरिट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। यानी क्लास जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, बम्पर प्रोडक्शन हुआ, तो उस प्रोडक्ट को क्या करा, फार्मर्स ने बेचकर ज़्यादा इनकम जनरेट करी, और उस इनकम से क्या हुआ कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी वो इम्प्रूव हो गई। आपको पता है इंडियन फार्मर्स पुअर फार्मर्स थे, उनके पास या उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बहुत कम थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो इनकी इनकम भी इंक्रीज़ हुई, और इनकम इंक्रीज़ होने से इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो इंक्रीज़ कर गई। सर मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, और उस प्रोडक्टिविटी की वजह से जो फार्मर थे उन फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ हुई। इनकम ऑफ फार्मर इंक्रीज़ हुई, और जब किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी से इनकम ऑफ फार्मर इंक्रीज़ हुई, और इनकम ऑफ फार्मर इंक्रीज़ होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। सर और क्या फ़ायदा मिला, तो फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब पहले तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था एक कंट्री में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। यानी जीडीपी इज अ सम ऑफ goods and services produced in a country in a year। एक बार मैंने लिख भी दिया जिससे आपको याद आ जाए, तो लिखा हुआ है जीडीपी इज अ सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के सम को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर इंक्रीज होगा हमारी प्रोडक्टिविटी तो इसका मतलब हमारे देश का उस साल का प्रोडक्शन बढ़ा, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो गई। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप पॉइंट भी लिख दोगे ना, ऐसा नहीं होता कि आपने पॉइंट लिख दो और उसके अंदर बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन दे रहे आधे आधे पेज की, नहीं, पॉइंट्स आपके बेटर होने चाहिए इंडियन इकोनॉमी में,
और उसको अगर आप थोड़ा भी एक्सप्लेन करोगे, अच्छे से हाईलाइट करोगे, यू विल गेट द मार्क्स। तो पहला पॉइंट था सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, दूसरा पॉइंट था इंक्रीज फॉरेन रिजर्व, तीसरा इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर एंड इंक्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दीज आर द मेरिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसके फ़ायदे तो हमें पता लग गए कि भाई फार्मर की इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी, ये सब पता चल गया। लेकिन आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कुछ कमियां भी थी, उसकी कुछ नुकसान भी हुए, उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उसमें क्या क्या कमियां थी। तो सबसे बड़ी कमी जो आप कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन की थी वो थी लिमिटेड क्रॉप। क्या लिखा मैंने? लिमिटेड क्रॉप। और इसीलिए मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर बता रहा हूँ, याद रखने वाली बातें, उन पे फोकस करना। अगर वो क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों को आगे की बात क्लियर हो जाएगी। तो याद करूँ, मैंने बताया था कि जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन, वो हरित क्रांति केवल 2 गुड्स के ऊपर थी। सर कौन कौन से गुड्स थे वो? व्हीट एंड राइस। यानी इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, इट इज़ टोटली फोकस ऑन व्हीट एंड राइस। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप लाइक पल्सेस। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो शुगर केन, ये और भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ व्हीट एंड राइस के ऊपर इसका फोकस था। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट या लिमिटेशन थी इसकी। नंबर 2, लिमिटेड एरियाज। क्या लिखा क्लास मैंने? लिमिटेड एरियाज। इसीलिए मैं वहाँ पर ये बात भी आपको बोला कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी कंट्री में नहीं आई थी। याद करो कहाँ कहाँ आई थी? पंजाब, जहाँ पर 5 नदियाँ हैं। ठीक है, हरियाणा, जहाँ पर वही नदियाँ हैं जो पंजाब के पास है। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न यूपी, वहाँ पर 2 नदियाँ हो गई, गंगा और जमुना। इसके बाद आ जाइए तमिलनाडु, यहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज टोटली बेस्ड ऑन सम एरियाज वेयर द इरिगेशन इज फैसिलिटीज अवेलेबल। यानी इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो केवल उन एरियाज में सेंटर्ड था जहां पर हम कह सकते इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और जिन एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी वहां पर इसका कोई भी आप कह सकते हैं प्रभाव देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो लिमिटेड एरिया, दिस इज ना सेकेंड डीमेरिट, डिसएडवांटेज, या आप कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लिमिटेड एरियाज थे, और एरियाज पूरे लिख देना जो मैंने आपको पढ़ाए थे। सर और क्या क्या कमियां थी? तो सबसे बड़ी कमी जो आप कह सकते हो आप ग्रीन रेवोल्यूशन में दिखाई दी वो था रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी जो क्लास लैंड थी उस लैंड की फर्टिलिटी कम होने लग गई। ये सुनकर थोड़ा आप हैरान होगे भाई। आप कहोगे सर ग्रीन रेवोल्यूशन से लैंड की फर्टिलिटी का क्या लेना देना है? तो बहुत बड़ा लेना देना, आइए समझा दो। आपको पता है हरित क्रांति ने जो इंडियन फार्मर्स थे, लेट अस अज्यूम ये इंडियन फार्मर है, उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी। उनके दिमाग में ये धारणा बैठ गई कि मोर केमिकल फर्टिलाइज़र मीन्स मोर एग्रीकल्चर या मोर प्रोडक्शन। क्या कहा मैंने कहा कि इंडियन फार्मर में ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक नई मेंटालिटी को जन्म दे दिया। उन्हें लगता था मोर केमिकल फर्टिलाइज़र मीन्स मोर प्रोडक्शन, यानी अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स केमिकल वाले यूज़ करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। अब उससे हुआ क्या कि इंडिया के अंदर एक चलन बन गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर क्या करने लग गए, अपने लैंड के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने लग गए। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो धीरे धीरे वो चीज़ क्या होने लगेगी, ख़राब। और यही इंडिया में हुआ कि हमने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के चक्कर में, और इससे धीरे धीरे हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो कम होने लग गई। यानी आप कह सकते हो आम भाषा में ज़मीन बंजर हो गई। ठीक है,
तो ये तीसरा और सबसे बड़ा डीमेरिट्स था जो आप कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन में देखने को मिला। सर और क्या पॉइंट है? तो फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या आप कह सकते हो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा केवल कौन से फार्मर्स को मिला? बड़े फार्मर्स को, जिनके पास अपनी ज़मीन थी। और ऐसे फार्मर जो कि आप कह सकते हो कि दूसरे खेत पे काम करते थे, टेनेंट की भूमिका में थे या लैंडलेस फार्मर थे, उनको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन में दिखाई नहीं दिया। मैंने क्या कहा? सपोज़ एक फार्मर है, ठीक है, और इस फार्मर की अपनी ज़मीन है जिस पे वो खेती करता है, और एक दूसरा फार्मर है जो खेती करता है, लेकिन खेती किसके खेत पे करता है? किसी सेकंड ऑनर के, मतलब कोई दूसरा मालिक है और उसके यहाँ पर ये काम करता है वेजिस रेट पर। तो इसकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये उसका फ़ायदा उसको मिलेगा जिसकी ये ज़मीन है, लेकिन इसको वही वेजिस मिलेगी जो वेजिस को पहले मिल रही थी। तो इसका मतलब इसका फ़ायदा केवल उन फार्मर्स को मिला जिनकी अपनी ज़मीन थी, और जो फार्मर लैंडलेस थे, जो दूसरे की ज़मीनों पे काम करते थे, उनको इसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से डीमेरिट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के क्लियर हो गए होंगे। तो पहला पॉइंट था लिमिटेड क्रॉप, यानी पूरे क्रॉप के ऊपर ये नहीं दिखाई दी, केवल 2 ही क्रॉप ऐसे थे जिसके ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाई दी। लिमिटेड एरिया पूरे एरियाज़ में नहीं थी, केवल 2 एरियाज़ 4-5 एरियाज़ में थी जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी। याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में वहीं आया था जहाँ पर पहले से ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई क्योंकि इंडियन फार्मर्स की मेंटालिटी चेंज हो गई, उन्हें लगने लग गया कि अगर हम ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिससे ज़मीन ख़राब होने लगी। और इनकम जो थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल था, क्योंकि फ़ायदा केवल उन फार्मर्स को मिला जिनकी अपनी ज़मीन थी, और जो फार्मर किसी दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे उन्हें किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो क्लास हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। मे भी हो सकता है आपके स्कूल टीचर ये ना पढ़ाएं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करता हूँ, एक भी चीज़ छुड़वाता नहीं हूँ। तो मैंने हेडिंग डाली है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये 1 साल मीनिंग पेपर में आया था। आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 नंबर में ही देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कभी एग्ज़ाम में आया है, मतलब 4 नंबर में या 6 नंबर में कभी नहीं आता, 3 नंबर में आएगा। सर सबसे मेन पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? देखो, इसका मीनिंग तभी क्लियर होगा जब मैं इसका टाइप बता के टाइप्स का मीनिंग बताऊंगा। टाइप्स का मीनिंग क्लियर हो गया तो डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में 2 टाइप की होती है। एक होती है जॉब डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोला मैंने? जॉब डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जॉब डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सर क्या मतलब है? मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले मैं आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बताता हूँ। जो फार्मर्स हैं वो रेगुलर जिन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इंडियन फार्मर रेगुलरली क्या करते थे? वीट एंड राइस की प्रोडक्टिविटी को ही करते थे, यानी वो गुड्स के नाम पर वीट और राइस प्रोड्यूस करते थे, सिर्फ वो गुड्स जिनको वो यूज़ कर सकें या अपनी डेली लाइफ में जिनकी उन्हें नीड थी। अगर उसके प्लेसेस पर हम उन चीज़ों को ग्रो करने लग जाएं जिनकी मार्केट में डिमांड है, यानी मार्केट के डिमांड को देखकर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से हम रेगुलर क्रॉप के इस जगह पर उन क्रॉप को प्रोड्यूस करने लग जाएं जो कि हमें मार्केट में लोगों की नीड है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बदलना, यानी जिन चीज़ों को आप रेगुलरली प्रोड्यूस करते आ रहे थे उनके स्थान पर उन चीज़ों को उगाना जिनकी बाज़ार में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स
crop diversification mean to produce new agricultural goods like रोस, ठीक है, फूल उगा लेना या दालें उगाना या कुछ और चीज़ों को ग्रो करना, लाइक रोस, पल्सेस। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन टू प्रोड्यूस न्यू एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक रोस, पल्सेस इन प्लेस ऑफ रेगुलर क्रॉप। जो रेगुलर क्रॉप हम उगा रहे हैं, जो दैनिक जीवन में हम लोग रोज जो फसलें उगाते आए हैं, उनके प्लेसेस पर उन क्रॉप्स को ग्रो करना जिनके मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, उसे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो मैंने कहा था ना, अगर आप ये दोनों समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बदलना, बदलाव करना, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करना। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन टू प्रोड्यूस न्यू एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक रोस, पल्सेस इन प्लेस ऑफ रेगुलर क्रॉप। ठीक, पहले मीनिंग समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है और क्यों गवर्नमेंट इसको एक मेजर हाईलाइट आजकल फार्मर्स के लिए लेकर आ रही है। अभी जॉब डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, मुझे एक बात बताओ। एग्रीकल्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करते हो ह्यूज, और अमाउंट मिलता है लगभग 6 महीने बाद। तो सोचो कि जो डेली नीड है फार्मर के, जो उसको डेली रिक्वायरमेंट है मनी की, वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी। तो गवर्नमेंट ने उन्हें एक सजेशन दिया कि आप जॉब को डाइवर्स कर लो, यानी बदल दो। सर कैसे? अर्थात फार्मिंग करने के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करने लग जाओ जो आप उसके साथ कर सकते हो, जैसे फिशरीज, मछली को पालना। आप मछली पालन कर ले, खेत के अंदर आप उसको अलग से तालाब बनाकर कर सकते हैं। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर करने लग जाएं, यानी आप आधे खेत के ऊपर कुछ फ्रूट्स के जो पेड़ हैं उनको ग्रो कर लें और उससे आपको एक्स्ट्रा आमदनी होने लगेगी। सेम एज इट इज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप हनी बी कीपिंग करने लग जाएं। ठीक है, आप लोग खेती कर रहे हैं, खेत के अंदर ही आपने क्या कर लिया, जो हनी बी हैं उनको रखने लग गए, उनको पालने लग गए। ठीक है, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्लस आप क्या कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, क्योंकि खेत के अंदर वेस्ट बचता है। ठीक है, क्रॉप का वेस्ट बचता है, उसको आप क्या कर सकते हो, एज ए फीड ऑफ एनिमल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जॉब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ उन कामों को भी करना जो हम एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हैं और उससे हमारी इनकम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उससे हम बोलते हैं जॉब डाइवर्सिफिकेशन। तो आप क्या लिखेंगे, जॉब डाइवर्सिफिकेशन रेफर टू some extra work which can a farmer do with farming। मैं एग्जाम्पल दूंगा इसका, इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जॉब डाइवर्सिफिकेशन रेफर टू सम एक्स्ट्रा वर्क विच कैन अ फार्मर डू विथ फार्मिंग। सर एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर सकते हैं फार्मिंग के साथ साथ, हनी बी कीपिंग, जो कि नॉर्मली आप देखें तो बिहार में ये होता है, हनी बी कीपिंग कर सकते हैं। मैंने बोला जो हनी बी कीपिंग है, इसका एग्जाम्पल है बिहार में एक एरिया है मधुबनी, जहाँ पर लीची के फ्लावर या लीची के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, अगर आपने नहीं जानते हैं, वैसे तो जो बिहार के रहने वाले हैं वो जानते ही होंगे, लेकिन नहीं जानते तो आप गूगल कर लीजिएगा कि बिहार में मधुबनी एक एरिया है जहाँ पर लीची मिलती है और लीची के फ्लावर्स से जो हनी बीन्स होती हैं वो हनी बनाती हैं। तो वहाँ पर हनी बी कीपिंग उसके साथ टुगेदर किया जाता है और साथ साथ फार्मिंग भी लोग करते हैं। नंबर 2, एनिमल हस्बेंड्री। खैर ये वाली बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक फार्मर अपने खेत के अंदर खेती करने के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री तो करता ही करता है। तो एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक ऐसा वर्क है जो आप उसके साथ
कर सकते हैं। इसी तरीके से फिशरीज बिजनेस यानी मछली को पालना, ये काम भी आप आराम से खेती के साथ कर सकते हैं। तो इस सबको हम बोलते हैं जॉब डाइवर्सिफिकेशन। अब मैंने कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो क्या एग्जांपल है ये? तो इसके जॉब डाइवर्सिफिकेशन के एग्जांपल हो गए कि आप क्या क्या कर सकते हो। बट क्या ऐसा रियलिटी में होता है? तो ऐसा रियलिटी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी कंट्री इंडिया के अंदर एक शहर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या आप ईस्ट में बोल सकते हो, मणिपुर। नाम सुना होगा आपने, मणिपुर। ये जो मणिपुर है, वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ग्रोअर फार्मर है, यानी अपने खेत में जो वेजिटेबल उगाते हैं। ज़रा समझना, ये इंडिया का ऐसा एरिया है जहाँ पर आप हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा असली में भी होता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी वेजिटेबल उगती है इनके खेत से, वो एक टेबल पे लाकर रख देते हैं। क्या कहा मैंने कि जो मणिपुर के फार्मर हैं वो अपने खेत के अंदर जो भी वेजिटेबल उगाते हैं, उस वेजिटेबल को क्या करते हैं, अपने एक टेबल लगा लेते हैं खेत के बाहर और उस टेबल के ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद इस पे टैग लगा दिया जाता है, रेट का टैग लगा दिया जाता है। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति को ये वेजिटेबल्स खरीदनी होती है, वो क्या करते हैं, इस टैग के ऊपर जो रेट लिखा होता है उस रेट को देखकर साथ में रखे एक बॉक्स सा होता है जिसके अंदर पैसे रखे होते हैं, उस पैसे को इस बॉक्स में डाल देते हैं और उस वेजिटेबल को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये है कि कोई भी कंट्रोलर नहीं होता, यानी यहाँ कोई फार्मर खड़ा नहीं होता कि वो खड़े होकर सब्जी बेचे। और वो क्या करते हैं, इस टाइम को यूज़ करते हैं फिशरीज़ के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि मणिपुर के फार्मर जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसको टेबल पे रख के रेट लिस्ट लगा के चले जाते हैं खाली छोड़कर, और जो बायर्स होते हैं वो आते हैं, रेट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ होती है उसे उठाते हैं और पैसे को इस डब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ फार्मर खड़ा नहीं होता उसको बेचने के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये कि जो टाइम यहाँ वो खड़े होकर वेस्ट करता है, उसी टाइम को वो क्या करता है, फिशरीज बिजनेस में इस्तेमाल करता है। और इससे क्या होती है, इससे सम एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जॉब डाइवर्सिफिकेशन इन मणिपुर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़रा सोच के देखिए कि आज के टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ पर ईमानदारी से इसके रेट के अकॉर्डिंग से पैसे डालेगा और वेजिटेबल लेके जाएगा। तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता है आज की डेट में मणिपुर के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, एक जॉब डाइवर्सिफिकेशन और एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डाइवर्सिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी क्यों गवर्नमेंट फार्मर्स को एनकरेज कर रही है कि आप अपनी जॉब को या अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्स करो। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर। अगर ऐसा फार्मर करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो फार्मर हैं उनकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वैसे तो इम्पोर्टेंस जो है कभी भी बुक्स में अच्छे से ली नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत इसलिए बता रहा हूँ कि इन एनी हाउ अगर पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि भैया इम्पोर्टेंस बताओ, तो याद रखना कि डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है, इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, नो नीड ऑफ क्रेडिट। उन्हें किसी भी तरीके के क्रेडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद होगा मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स को उधार पैसे लेने होते हैं, उधार देने के 2 सोर्सेज होते हैं। ठीक है, नो नीड ऑफ क्रेडिट। तो वो क्रेडिट देने के 2 सोर्सेज होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स डेवलप कर लेते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके के दूसरे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर एबल टू परचेज वीट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं, उन्हें किसी तरीके के उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और ऐसा करने से जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो भी क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब आप कहोगे वो कैसे? याद करो, जिस बच्चे ने
स्टार्टिंग की क्लास अच्छे से लिए उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था कि जो फार्मर्स होते थे वो एक ही तरीके की फसल को बार बार उगाते रहते थे, एक ही टाइप की फसल उगाते रहते थे। और जब आप एक ही टाइप की फसल को एक ही लैंड से बार बार उगाओगे तो लैंड में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो रेगुलर क्रॉप के स्थान पर, ये देखिए मैंने बताया था, रेगुलर क्रॉप के स्थान पर न्यू क्रॉप को ग्रो करते हो तो उससे लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, नो नीड ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती, अब वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाती है थोड़े बहुत। मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस मैंने अपनी तरफ से बताई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडियन इकोनॉमी में से वो क्वेश्चन आ जाता है जो कि बच्चों की थिंकिंग पे बेस्ड होता है। तो मैं इंडियन इकोनॉमी में इस बात पे भी आप लोगों की तैयारी कराऊंगा कि अगर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस आपकी नज़रों में पूछी जाए तो क्या है, इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ाया है। तो दिस चैप्टर इज़ नाउ टोटली फिनिश। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। इसके साथ स्टार्ट करूँगा तो मिक्सिंग में बेटर नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो अगली क्लास हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।